गुड मॉर्निंग। अब हम जानेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल के प्रकार क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है। अब हम जानेंगे कि संकुलन क्षमता क्या होती है, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमको पता है कि जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के अंदर जो भी अवयवी कण होते हैं, वो चाहे परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, वो सारे बहुत पास पास में स्थित रहते हैं। तो हम अगर मान लें कि किसी क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ एरिया कवर कर लेते हैं, यानी कि उनके द्वारा बहुत सारा स्थान ऑक्युपाइड कर लिया जाता है, लेकिन पूरा का पूरा एरिया तो क्रिस्टल के अंदर कवर नहीं किया जाता। तो उन परमाणुओं के द्वारा या उन अवयवी कणों के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है और उस क्रिस्टल में जो उपलब्ध कुल स्थान होता है, उनका जो अनुपात होता है वही संकुलन क्षमता कहलाता है। जैसे कि हमको पता है, हम मान लें कि यहां पे एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मान लेते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो ठोस गोले के तरीके से माने जाते हैं। पार्टिकल्स को माना जाता है कि वो ठोस गोले के तरीके से स्थित है और ये जो कॉर्नर होते हैं उस गोले के ये सेंटर होते हैं, उस गोले के ये क्या होते हैं, ये केंद्र होते हैं। अब मान लीजिए कि एक ये वाला हो गया गोला, ये सारे गोले आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ये सारे गोले जो होते हैं आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। थोड़ा बड़ा बना दीजिए इसको। ये सारे गोले आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, मतलब इस टाइप से। तो अब जो गोले हैं वो इसके अंदर सिचुएटेड तो है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो है कुछ स्थान छोड़ दिया गया। अब इनके द्वारा कुछ स्थान क्या हुआ है, छोड़ दिया गया है। अब इसमें देखेंगे हम क्या कि जो इनके द्वारा कवर एरिया है, टोटल एरिया जो इनके द्वारा कवर किया गया है और उसके बाद में जो स्थान छोड़ दिया गया है, उसका जो भी अनुपात होता है वही संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में वह स्थान जो अणुओं के द्वारा घेर लिया जाता है, उसका जो प्रतिशत होता है, यानी कि क्रिस्टल जालक में वह स्थान जो अणुओं के द्वारा घेर लिया जाता है, उसका जो प्रतिशत होता है वह संकुलन क्षमता कहलाता है। अर्थात संकुलन क्षमता का मतलब क्या है कि वह एरिया जो पार्टिकल्स के जरिए से घेर लिया गया, अपॉन वह वाला एरिया, मतलब जो टोटल एरिया उसके पास अवेलेबल था। ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है परसेंटेज निकल आएगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता के लिए क्या होता है सूत्र, गोलों द्वारा घेरा गया स्थान, गोलों या परमाणुओं या अणुओं के द्वारा, क्योंकि हमने परमाणुओं को जो है गोलों के रूप में मान लिया है, गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान अपॉन, अब गोलों के द्वारा जो घेरा गया स्थान है और अपान में हो जाएगा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। ठीक है। तो गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान या आयतन लिख सकते हैं और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे, यानी कि गोलों के द्वारा जो स्थान घेर लिया गया या उनका जो आयतन है उसका हम लोग उसको निकाल लेंगे और उसके बाद जो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन होता है उसको निकाल लेंगे और उसको निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। जब 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको संकुलन क्षमता जो होगी वो आपको परसेंटेज में निकल के बाहर आ जाएगी। तो हम ये चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि संकुलन क्षमता होती क्या है,
कि किसी भी क्रिस्टल जालक में किसी भी एकक कोशिका के अंदर गोलों के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उसका आयतन और एकक कोशिका के जो कुल आयतन होता है उनका जो अनुपात निकल के आता है, जो रेशियो निकल के आता है, उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको संकुलन क्षमता प्राप्त हो जाती है। या किसी क्रिस्टल जालक में गोलों के द्वारा टोटल घेरा गया जो स्थान होता है, किसी क्रिस्टल जालक में गोलों के द्वारा घेरा गया कुल स्थान जो होता है उसका जो प्रतिशत होता है वही संकुलन क्षमता कहलाती है। अर्थात हमको यह पता चल जाएगा कि कितने परसेंट एरिया को कवर कर लिया गया है और कितना परसेंट एरिया भी खाली रह गया है। एकक कोशिका के अंदर कितना एरिया कवर किया गया है, पार्टिकल्स के द्वारा इन्होंने कितना एरिया ऑक्युपाइड कर लिया गया है और कितने एरिया पर इन्होंने अपना कब्जा नहीं किया है, कितना एरिया खाली रह गया है। अब इसको हम जो है सरल एकक कोशिका के माध्यम से समझेंगे। अब हम सरल एकक कोशिका में संकुलन क्षमता की गणना करेंगे कि सरल एकक कोशिका में संकुलन क्षमता कितनी होती है। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम देखेंगे कि सरल एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। तो सरल एकक कोशिका के बारे में हमने पहले भी बताया था कि जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसमें जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पर पार्टिकल्स स्थित रहते हैं। तो कॉर्नर पर जब पार्टिकल्स स्थित रहते हैं तो इनके कोने पर पार्टिकल्स पाए जाने के कारण इसको सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। अब अगर हम मान ले कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम एक ठोस गोले के रूप में मान लें और ये ठोस गोले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये ठोस गोले जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसके पार्टिकल्स को हमने ठोस गोले के रूप में मान लिया जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब ये एक प्रकार से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि यहां से जो यहां तक की दूरी है उसको ए मान लिया जाता है। ये भुजा होती है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। ठीक है। अब चूंकि गोले के अंदर जो है रेडियस पाया जाता है, यानी कि त्रिज्या पाई जाती है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो इस गोले की त्रिज्या होगी और यहां से जो यहां तक की दूरी होगी वो इस गोले की त्रिज्या होगी। यानी कि हमने इसको मान लिया r और इसको भी मान लिया r। तो यहां पे r और r मान लिया गया और इसको भी r मान लीजिए, इसको भी r मान लीजिए, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं गोलों की। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे सरल एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सरल एकक कोशिका में कुल परमाणु कितने होते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो सरल एकक कोशिका होती है उसमें परमाणुओं की संख्या होती है 1, यानी कि सरल एकक कोशिका में कुल परमाणु होता है 1। तो सरल कोशिका में परमाणु हमने बताया था आपको 1/8 पार्ट देता है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं तो बराबर हो जाएगा 1। अब हमको ये बात भी पता है साथ ही साथ में अब हम गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो ठोस गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। ठीक है। तो गोले का आयतन हम लोग निकालेंगे 4/3 πr³। अब चूंकि यहां पे परमाणु है कितने, एक है, तो टोटल हमने मान लिया कि ठोस गोला है कितना, एक है। अब एक आप सोच रहे होंगे कि काहे है भाई, एक इसलिए है क्योंकि एक गोला जो होता है वो अपना 1/8 ही देगा और टोटल गोले होंगे उसके अंदर कितने, 8 होंगे। जब टोटल गोले होंगे उसके अंदर 8 और एक गोला दे रहा है 1/8, तो 1/8 गोला जब एक दे रहा है तो सारे जब मिलाकर हम सारे को ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, तो सबको ऐड करने के बाद में टोटल जो पार्टिकल्स निकलेगा वो कितने गोले निकल के आएंगे, टोटल गोले निकल के आएंगे 1। अगर बाय चांस गोले टोटल निकल के, टोटल जो परमाणु होते या गोले होते वो टोटल निकल के आते 2, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 से। अगर 3 निकल के आते तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 से। तो हमें गोले का आयतन पता चल गया है। और संकुलन क्षमता निकालने के लिए सूत्र क्या होता था कि गोले का आयतन अपान एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन होता था, और क्या होता था भैया, एकक कोशिका का आयतन इंटू 100। तो अब हमने गोले का आयतन निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे एकक कोशिका का आयतन। ठीक है। एकक कोशिका का आयतन
तो एकक कोष्ठिका के आयतन का सूत्र होता है, घन का जब हम लोग आयतन निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी कि ए क्यूब, ए क्यूब। ठीक है, और ए किसके बराबर है, यहाँ पे ए बराबर है 2r के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए वाली भुजा 2r से मिलकर बन रही है, यानी कि दो त्रिज्याएं एक ए में आ रही हैं। यहाँ पे हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि a = 2r। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो पूरी भुजा A है ये 2r से मिलकर बन रही है, एक इस वाले गोले की त्रिज्या और एक इस वाले गोले की त्रिज्या 2r से मिलकर बन रही है। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे a क्यूब, यानी कि यहाँ पे a की जगह पे हम लोग 2r मान लेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे हम लोग 2r मान लेंगे, तो 2r क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 4 को 8, 8r क्यूब। अब हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है 8r क्यूब। ठीक है, 8r क्यूब निकल के आ गया है। अब यहां से थोड़ा सा हम समझेंगे, तो हमारा गोले का आयतन निकल के आ गया है, एकक कोष्ठिका का आयतन निकल के आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको सूत्र में पुटअप कर देंगे। तो सूत्र क्या होता था, संकुलन क्षमता बराबर क्षमता बराबर घेरा आयतन बटे कुल आयतन। शॉर्ट में हमने लिखा है, आपको सूत्र पूरा बताया था कि गोले के द्वारा घेरा गया आयतन अपान एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100, ये होता था सूत्र। ठीक है, तो कुल घेरा गया आयतन कितना है, गोले के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब, और कुल आयतन कितना है 8r क्यूब। अब यहां पे हम इंटू 100, अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, r क्यूब कट जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो आएगा कितना पाई/6 इंटू 100। पाई का मान रख देंगे हम यहाँ पे, और पाई का मान रख के जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आएगा 52.4%। यानी कि एकक कोष्ठिका के अंदर जो एरिया कवर कर लिया गया है वो कितना होगा 52.4, यानी कि एकक कोष्ठिका के अंदर पूरा एरिया कर लिया गया है कवर 52.4%। परसेंटेज चूंकि निकालते हैं हम 100 में, जब हम 100 में परसेंटेज निकालते हैं तो 100 में से अगर आप 52.4 को घटा दीजिए, 52.4 को अगर आप घटा देंगे तो आपको मुक्त स्थान भी पता चल जाएगा कि उसके अंदर फ्री स्पेस क्या है। ठीक है, तो हमने इस विधि से जो है एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता निकाल लिया, यानी कि सिंपल एकक कोष्ठिका में जो पार्टिकल्स के जरिए या अणुओं के जरिए या परमाणुओं के जरिए जो भी स्पेस घेरा जाता है वो कितने परसेंट घेरा जाता है, 52.4% के समथिंग घेरा जाता है। ठीक है, अब इसको आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और हम आगे अभी आपको फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में भी बताएंगे कि उसकी संकुलन क्षमता कैसे निकाली जाती है। फिलहाल आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसकी संकुलन क्षमता क्या होती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो संकुलन क्षमता होता है वो एक अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, जो उसके अंदर परमाणु स्थित होते हैं उनके द्वारा जो घेर लिया गया आयतन होता है, और एकक कोष्ठिका के अंदर जो मौजूद कुल आयतन होता है उसका जो अनुपात होता है उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। अब हम बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता की। तो यहाँ पर हम एक एकक कोष्ठिका देख रहे हैं, एक एकक कोष्ठिका यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो कुछ इस प्रकार से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि जो A से B तक की कोर है इसकी लंबाई कितनी है A से B तक की जो कोर है इसकी लंबाई है A, और B से जो C तक की कोर है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी भी लंबाई A है। ठीक है, और सबसे ऊपरी फलक के ऊपर एक विकर्ण डाल दिया गया है जिसका AC है, जो AC है, जो फलक के केंद्र से होकर जा रहा है। तो यहां पे हमको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, त्रिभुज ABC। ठीक है, क्योंकि
जो भी फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है उसके मध्य में एक पार्टिकल स्थित होता है और बाकी कॉर्नर पे पार्टिकल स्थित रहते हैं, यानी कि हर फलक पे परमाणु होते हैं और कोनों पर परमाणु पाए जाते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक पार्टिकल यहां पर स्थित होगा यानी कि बिल्कुल मध्य में, और सारे कोनों पर पार्टिकल स्थित होगा। तो इसको हमने इस टाइप से कुछ बना दिया है, आप देख लीजिएगा। ए बी सी है, ये एकदम बीच वाली फलक वाला जो आइटम है वो स्थित है यहाँ पे, और सी ये कॉर्नर वाला आइटम है, ये ए कॉर्नर वाला आइटम है, ये बी कोने पर वाला परमाणु, यानी कि ये सारे कोने पर वाले परमाणु हैं और ये फलक के मध्य का परमाणु है। तो अब हमको पता है कि जो ए से यहां तक की जो दूरी है उसकी आर हो जाएगी, क्योंकि ये इस गोले की त्रिज्या है। इस वाले गोले की यहां से यहां तक की ये त्रिज्या है, और इस वाले गोले की यहां से यहां तक की त्रिज्या होगी प्लस यहां तक की त्रिज्या होगी, यानी कि इस वाले गोलों में दोनों त्रिज्याएं भाग लेगी, यानी कि इस वाले गोले का हम पूरा पूरा व्यास ले रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों त्रिज्याएं आएंगी और एक त्रिज्या इसमें आ जाएगी। तो टोटल जो लंबाई हो जाएगी, जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a बराबर 4r हो जाएगी। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 4r हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में कितने परमाणु होते हैं। तो आपको पता था फलक केंद्रित कोशिका में परमाणु, तो आपको पता है कि सबसे पहले कोने पर स्थित होते हैं। तो कोने पर कितने स्थित होते हैं, 8 हो गए आपके कोने पर, और हर एक कोने का मिलता कितना है 1/8, तो यानी कि 1/8 इंटू 8 हो गया, यहां से ये कटा और आ गया इज इक्वल टू 1, और प्लस हर फलक पर होते हैं, टोटल फलक कितने होते हैं 6, और फलक का कितना मिलता है, पार्टिसिपेट करता है 1/2, तो यानी कि फलक पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 6, 2 1 जा 2 2 3 जा, टोटल हो गए कितने 4, यानी कि टोटल जो पार्टिकल्स की संख्या है वो हो जाती है कितनी 4, यानी कि फलक केंद्रित कोशिका में टोटल गोले कितने हैं 4 हैं। अब 4 गोलों का आयतन हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब गोले का आयतन निकाल लेंगे। गोले का आयतन, इसका आपने सूत्र भी पढ़ा था। सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 गोले हैं, 4 गोले होते हैं ना, 4 परमाणु हो गए, तो इसलिए इंटू 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना 16/3 पाई r क्यूब, ये गोले का आयतन आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि पूरी जो एकक कोशिका है उसका आयतन निकालना है। तो पूरी एकक कोशिका का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी जाएगी यहां पे, तो हो जाएगा क्या, AC² बराबर AB² प्लस BC², तो यहां पे हो जाएगा AC बराबर √AB² का मान कितना है A² प्लस इसका भी A² है, AC इज इक्वल टू हो जाएगा √2A², या AC बराबर हो जाएगा √2A। ठीक है, तो अब AC बराबर √2A आ गया है, और यहां पे जो AC की लंबाई थी वो कितनी आई थी 4r आई थी। यहां पे जो AC की लंबाई थी वो कितनी आई थी 4r आई थी, यानी कि इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। तो इन दोनों को आप आपस में क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करने पर इनका, इसका और इसका, तो यहाँ पे AC बराबर 4r है और यहाँ पे AC बराबर √2a है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 4r बराबर
√2a। ठीक है, ओवर r बराबर हो जाएगा √2a। अब हम a बराबर निकाल लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r/√2। ठीक है, तो कोष्ठिका का आयतन निकालने के लिए सूत्र क्या होता था, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब लगाते हैं हम एकक कोष्ठिका का आयतन निकालने के लिए, तो यहां पे वही सूत्र लगा देंगे, कोष्ठिका का आयतन a क्यूब हो गया, इसका मान हमने रख दिया यहाँ पे 4r/√2 का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 64r³/2√2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पे सूत्र रख देंगे संकुलन क्षमता का। तो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन बटे, गोले का आयतन हो गया बटे कोष्ठिका का आयतन इंटू 100 हो गया। तो गोले का आयतन बटे कोष्ठिका का आयतन इंटू 100 हो गया। तो गोले का आयतन कितना आया था 6 बराबर 16/3 πr³ और अपन कोष्ठिका का आयतन कितना आया था 64 इंटू r³ बटे 2√2 आ गया। अब यहाँ पे जब इतना आ जाएगा इसको पूरा हम कैलकुलेट कर लेंगे, r³ से r³ कट जाएगा और 16 और यहाँ पे टोटल जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 74%। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 64%। यानी कि जो हमारी संकुलन क्षमता निकल के आई है फलक केंद्रित की, वो कितनी निकल के आई है 64%। यानी कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है वो अपना जो है 74% जो है अपना एरिया कवर कर लेती है। तो जब 74 एरिया कवर कर लेती है 74%, तो एरिया बचा कितना 26%। यानी कि जो 26% बचता है वो रहता है फ्री स्पेस। 26% फ्री स्पेस होता है और 74% पूरा पूरा एरिया कवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है वो 74% एरिया कवर कर लेती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसकी संकुलन क्षमता क्या होती है। आपको पता है कि जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसके केंद्र पर एक परमाणु होता है और उसके सारे कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर स्थित होते हैं और क्यूब के एकदम सेंटर पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम ये एक एकक कोष्ठिका देख रहे हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सारे कोनों पर उपस्थित हैं, सारे कोनों के ऊपर पार्टिकल्स उपस्थित होंगे और एकदम बिल्कुल मध्य में एक पार्टिकल उपस्थित होगा। यहां से हमने क्या किया है, एक विकर्ण डाल दिया है जो A से D को कांटेक्ट कर रहा है, मतलब जो A से D से मिल रहा है, A बिंदु को D से मिला रहा है, ये हमने विकर्ण डाल दिया। और एक हमने विकर्ण डाला है फलक के ऊपर जो A से C को मिला रहा है। अब जो A और B की दूरी है ये कितनी हो जाएगी A, B और C की दूरी है ये कितनी हो जाएगी A हो जाएगी। ठीक है, और D से जो C की दूरी है वो हो जाएगी A, यानी कि सारे कोरों की जो लंबाई है वो A हो जाएगी। तो अब हम विकर्ण के बारे में पहले जानेंगे। तो विकर्ण क्या है, यहाँ से A से D से मिल रहा है और A और D से मिलने में यहाँ पे कितनी त्रिज्याएं मिल रही हैं आप देख लीजिएगा। एक ये गोले की त्रिज्या हो गई R, इस वाले गोले की, और यहाँ पे R इसका क्योंकि इसका पूरा पूरा व्यास मिलेगा। हम जब व्यास मिलेगा तो यहाँ पे दो त्रिज्याएं मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में हम D पॉइंट से देखेंगे, यहाँ पे एक त्रिज्या मिल गई। तो टोटल हमें त्रिज्याएं कितनी मिली 1 2 3 4, यानी कि AD बराबर 4R हो जाएगा। AD बराबर
4r। अब हम जानेंगे कि जो एकक कोष्ठिका होती है अंतःकेंद्रित, जो अंतःकेंद्रित होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होती है, उसके अंदर टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि कॉर्नर पर स्थित होते हैं प्लस एक सेंटर पे स्थित होता है। तो जो कॉर्नर पर स्थित होते हैं वो 1/8 इंटू 8 करके 1 निकल आया, और केंद्र पे जो होता है वो तो बढ़ता तक नहीं है, तो वो 1 हो जाएगा। तो टोटल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2। हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था, अगर आपको ना याद आ रहा हो तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुल परमाणुओं की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 2। परमाणु जिनको गोलों के रूप में दर्शाया गया है 2 हो गए। अब हम निकालेंगे यहां से क्या, गोले का आयतन, ठीक है। तो 2 परमाणु हमको पता चल गया, परमाणुओं को हमने गोले के रूप में रखा हुआ है, तो यहां से हम कर लेंगे क्या, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र आपको पता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू 8/3 पाई r क्यूब। इसको समीकरण हमने 2 मान ली और इसको मान लिया 1। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एकक कोष्ठिका आयतन। तो कोष्ठिका का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ACD में देखेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में देखेंगे। तो त्रिभुज ABC में AC का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है। पिछले हिसाब जैसे पिछले बार में निकाला था, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB और BC का मान कितना है, A है। तो AC बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2A आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 2A आ जाएगा आंसर का। तो हमें AC का मान पता चल गया है, ठीक है। हमें जो है AC का मान पता चल चुका है। अब हम देखेंगे AC का मान निकल के आ गया अंडर रूट 2A। अब हम क्या देखेंगे, त्रिभुज ACD में देखेंगे। त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में अब हम लगा देंगे किसकी थ्योरम, पाइथागोरस की थ्योरम फिर से लग जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AD यहाँ पे हम मान रख देंगे, AC का हमने निकाला था रूट 2A का होल स्क्वायर, और DC का आ गया है A स्क्वायर। तो AD इज इक्वल्स टू आ जाएगा, AD बराबर आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट 3A स्क्वायर, ठीक है। ये मान आपका AD का निकल के आ गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को आपस में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम देख लेंगे, तो जब आप 1 से इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे AD बराबर अंडर रूट 3A स्क्वायर है, वहां पे 4R है, तो 4R बराबर अंडर रूट 3A स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 3A हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर हो जाएगा 4R अपॉन रूट 3। और हमें एकक कोष्ठिका का आयतन निकालना है, उसके लिए सूत्र क्या होता था, उसके लिए सूत्र होता है भुजा क्यूब, ठीक है। तो कोष्ठिका का आयतन बराबर A क्यूब हो गया। अब इसका हम मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4R अपॉन रूट 3 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 64 R क्यूब का 3 रूट 3,
ठीक है, अब हम जो है इसको संकुलन क्षमता के सूत्र पे रख देंगे। तो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता था? संकुलन क्षमता का सूत्र होता था गोले का आयतन बटे कुल आयतन इंटू 100। ठीक है, तो अब हम यहां से निकाल लेंगे गोले का आयतन हमारा कितना आया था? गोले का आयतन आया था 8/3 पाई आर क्यूब समीकरण 2 में 8/3 और कुल आयतन निकल के आया है 64r³/3√3 इंटू 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 68%, यानी कि जो संकुलन क्षमता हो जाएगी, जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी हो जाती है? 68%। यानी कि जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका होती है वो 68% एरिया जो है कवर किए रहती है और बाकी जो एरिया होता है वो मुक्त बना रहता है। यानी कि 68 में से जब आप इसको घटा देंगे तो 32 बचेगा। तो 32% जो है वो फ्री स्पेस है, जो 68% एरिया है वो कवर कर लिया गया है। तो आपने अब इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, 68% एरिया जो है कवर कर लेती है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ठीक, अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।